नर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वृषण से वो बाहर कैसे आते हैं, जहां पर आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। नर के शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ऑर्गन होता है तो अगर आपके दिमाग में भी हैं ये सारे सवाल, हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आई हूं आज एक बेहतरीन शानदार सा टॉपिक, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई नर के अंदर एक्चुअल में शुक्राणु कहां पर बनते हैं, जो है शुक्राणु का परिवहन कैसे होता है, किस तरह से वो शुक्राणु जहां उनका निर्माण हुआ है यानी कि वृषण है ना, वृषण से वो बाहर कैसे आते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी हैं ये सारे सवाल, तो आपको इन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग नर जनन तंत्र जी, बात करते हैं कि नर जनन तंत्र की। तो भाई नर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस, है ना। और नर के अंदर एक जोड़ी टेस्टिस यानी कि वृषण पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है और साथ में नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन भी यहीं पर ही बनता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि नर के अंदर जरूरी होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए, फेशियल ग्रोथ के लिए, मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए। लड़कों के जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं वो सब इसी की वजह से आते हैं। जी हाँ, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं नर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है टेस्टिस और होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, यानी कि शुक्राणु कहाँ से परिवहन कर रहे हैं। कुछ होती हैं सहायक ग्रंथियां और फिर होता है बाह्य जननांग। तो चलिए 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 अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए हम लोग यहाँ पर एनिमेशन की हेल्प से देखने वाले हैं। नर के शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु के साथ साथ यहाँ पर नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण होता है। अब जो शुक्राणु यहाँ पर बने हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर टेस्टिस बनाती हूँ तो इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं 250 कमरे जैसी सी स्ट्रक्चर, है ना, जिनको टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। और अंदर की तरफ होती हैं हर एक ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 शुक्र जनक नलिका। ये क्या होती हैं, ये होती हैं शुक्र जनक नलिका। यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है शुक्र जनक नलिका यानी कि जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। और जब हमारे शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं तो वही शुक्राणु आगे जाकर यहाँ पर एक जालनुमा संरचना होती है जिसको हम कहते हैं वृषण जाल। तो यहाँ से शुक्राणु कहाँ चले जाते हैं, इस वृषण जाल में, और यहाँ से फिर निकलती हैं छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिका, जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिका। तो फिर शुक्राणु हमारा कहाँ एंटर करता है, शुक्रवाहिका में एंटर करता है और यहां से शुक्राणु जाता है फिर अधिवृषण में, जहां पर जो है शुक्राणु कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं, जहां पर शुक्राणु क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है, फिर शुक्राणु आगे कहाँ जाते हैं। तो जैसे ही शुक्राणु का निर्माण हुआ टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस से ये कहाँ गए, अधिवृषण में, और अधिवृषण से जुड़ी हुई है एक जो है नलिका नुमा संरचना। और ये जो नलिका नुमा संरचना है ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक। तो ये शुक्रवाहक ही ऐसी नलिका है जो शुक्राणुओं का परिवहन करती है और ये शुक्राणु को लेकर अपने साथ जाती है। और अब इसको रास्ते में बैठे हुए मिलती हैं 3 ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। ये भी अपना सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड करती हैं यानी कि इनसे भी एक तरह का तरल, एक तरह का द्रव स्रावित होता है, ठीक है, और ये एक साथ मिलके बना देती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो वो 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पर एक जोड़ी होती है कौन सी ग्रंथि, जिनको हम कहते हैं शुक्राशय, जिनको हम कहते हैं शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, इनको हम कहते हैं शुक्राशय। फिर ये जो शुक्राशय से द्रव्य निकला है, फिर ये यहाँ पर अल्टीमेटली पहुंचते हैं एक अकेली ग्रंथि होती है जिसको हम पृष्ठ ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और फिर यहाँ होती है एक जोड़ी ग्रंथि जिसको हम काउपर ग्रंथि कहते हैं। और इन तीनों का द्रव्य एक साथ मिलकर के आता है कहाँ, पेनिस से
पेनिस से बाहर, यानी कि शुक्राणु का ये पूरा ट्रैक्ट होता है जो शुक्राणु फॉलो कर रहे हैं। स्पर्म के अंदर बने, एपिडाइडिमिस में गए, वास डेफरेंस में आए और यहां से होते हुए यूरेटर, है ना, और ये तीनों ग्लैंड्स का जो है सिक्रेशन एक साथ आके पेनिस के थ्रू बाहर। लेकिन 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 एक बात पर फोकस करना है कि नर के अंदर जो है यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज होता है, यानी कि पीनस से ही बाहर आते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो यूरिन बनता है किडनी में, है ना, और वो क्या मूत्र नलिका से होते हुए कहाँ गया है, ये भी गया है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई, जो हमारी वास डेफरेंस है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि स्पर्म बने टेस्टिस में, फिर वास डेफरेंस से होते हुए ये भी कनेक्टेड है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर से, मूत्राशय में, है ना। तो ये क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है नर के अंदर यूरिन और स्पर्म के लिए। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हो गए हैं क्लियर। लेकिन ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ये क्या स्रावित करती हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स। फ्रक्टोज जो क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी देता है, क्योंकि भाई स्पर्म को मूव करना है और फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचना है। साथ में अगर हम बात करें पेनिस क्या, तो पेनिस क्या होता है भाई, पीनस जो है, शिश्न जो है, ये क्या होता है, बाह्य जनन अंग होता है नर के अंदर, जो वीर्य और मूत्र के निष्कासन का माध्यम होता है एक तरह से, ठीक है। आई होप तो आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा नर जनन तंत्र से रिलेटेड। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको सेशन को करना है लाइक और शेयर। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही किसी सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कैसा लगा है।